दोस्तों, हमारी कहानी चल रही है श्रीनिधि सिद्धांत लंकार जी की किताब मचान पर 49 दिन। इस मनोरंजक सत्य घटना के 4 एपिसोड हो चुके हैं और आज मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको 5वां एपिसोड। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इसे पसंद करेंगे। बहुत मज़ेदार और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि किस तरह से डाकुओं से श्रीनिधि जी और इनके मित्रों का झगड़ा हुआ था और ये लोग उनकी राइफलें, कारतूस के पेटी और चाकू लेकर आगे बढ़ गए थे। मैंने बताया ना दोस्तों, बहुत रोमांचित करने वाली घटना है ये। अगर आप इसको पूरा सुनना चाहते हैं तो आप इसे पहले भाग से सुनना शुरू कर दीजिए और फिर कंटिन्यूटी में इस कहानी के ख़त्म होने तक इसको सुनते जाइए। आपके अंदर जिज्ञासा बनी रहेगी। अब हो सकता है मुझे कहानी सुनाने ना आती हो उतनी अच्छी तरह से जितने और लोग सुनाते हैं, लेकिन कोशिश करता हूँ। तो चलिए चलते हैं कहानी में आगे जानने के लिए कि फिर क्या हुआ। कि फिर क्या हुआ दोस्तों, चिल्ला का सरकारी कैंप जिस मैदान में था उसके एक तरफ शिवालिक पर्वत और दूसरी तरफ मतलब नीचे की तरफ गंगा जी बहती हैं। यहाँ पर गंगा जी का जो पार्ट है वो बहुत चौड़ा और बड़ा खुला खुला सा है। इस तट में दूर दूर तक रेत और पत्थरों से भरा मैदान है। कामराज मंदिर से चलते समय शंभू जी को इसी मैदान में कैंप लगाने के लिए आदेश दिया गया था कि भैया वहीं पे कैंप लगाना। इसलिए इन्हें कैंप को ढूंढने में परेशानी नहीं हुई। ये जगह बहुत खूबसूरत थी, बहुत शानदार जगह थी और इन्हें भी ये जगह बहुत पसंद आई। एक तो ये बहुत एकांत जगह थी और दूसरा यहाँ पर जो है ना अचानक हाथियों के आने का के आ जाने का, हमला कर देने का कोई ख़तरा नहीं था। तो ये बड़ी सेफ और ब्यूटीफुल प्लेस जिसे कहते हैं। श्रीनिधि जी और इनके मित्र जब यहाँ पहुँचे तब तक कैंप लग चुका था और खाना भी तैयार हो गया था। तो इन्होंने तो पहले गंगा स्नान वगैरह किया, फिर खाना वाना खाया और फिर थोड़ा आराम करने के लिए लेट गए। लेकिन श्रीनिधि जी डाकुओं के मतलब इनको जो है वो बार बार डाकुओं का कैंप याद आ रहा था और ये सोच रहे थे कि यार ये कितने पत्थर दिल होते हैं ये डाकू। किसी का भी खून कर देना तो उनके लिए ऐसा लगता है कि जैसे एक उनके मनोरंजन का एक साधन है कि क्या यार एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा, क्या करें, चलो मर्डर कर दो। और उनका वो सरदार, हालांकि जिसे ये लोग मिल नहीं पाए थे और बाकी के डाकू उसको साहब बोलकर पुकारते थे, उससे भेंट तो नहीं हुई थी। लेकिन शायद वो अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर वो भी वहाँ होता तो चार चार राइफलों के सामने टिकना इन लोगों के लिए संभव नहीं था, क्योंकि इनके पास तो एक तीर कमान के अलावा कुछ था ही नहीं। एक बात तो क्लियर थी कि शराब, मांस, मतलब महिला और लूटपाट के अलावा उनके जीवन में कोई दूसरा काम नहीं था। उनके बस यही उनकी ज़िंदगी थी। ये अच्छा हुआ कि उनकी राइफलें इन लोगों के हाथ लग गई। अब राइफलों के बिना तो वो कई दिनों तक कहीं डाका डालने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे, या राइफल ही नहीं है तो कैसे डाका डालेंगे। ये लोग डाकुओं से राइफलें तो छीन लाए, मगर अब इन लोगों के लिए समस्या हो गई कि इन राइफलों का क्या किया जाए। यार अब इनका करें क्या, ले तो आए हैं हम, अब करें क्या। वैसे तो यार राइफल कुछ भी है, उपयोगी चीज़ है और जंगल जैसी जगह में तो, लेकिन बिना लाइसेंस के उन्हें अपने पास रखना वो भी तो ठीक नहीं है ना। अब ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। इन्होंने ये भी सोचा क्यों ना इन राइफलों को गंगा नदी में फेंक दिया जाए। यार बवाल ख़त्म, चलो डाल दो गंगा जी में। फिर दिमाग में आता था यार, लेकिन ये राइफल जैसी शानदार चीज़ को ऐसे ही फेंक देना, यार ये तो कोई ठीक बात नहीं है, ये ठीक नहीं है। और फिर फाइनली ये निर्णय लिया गया कि अब चाहे कितना ही झंझट बवाल क्यों ना मोल लेना पड़े, इन बंदूकों को जो है वहाँ हरिद्वार में जो शामपुर थाना है वहाँ जमा करा दिया जाए। शामपुर इस कैंप से करीब 6 मील दूर उस तरफ था जहाँ से ये लोग आए थे, मतलब हरिद्वार की तरफ। इन्हें ऐसी उम्मीद थी कि अगर बंदूकें थाने में जमा हो जाएंगी तो उनका वो मिसहैंडल होने से बच जाएंगी, दुरुपयोग होने से उनका जो चांस है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि थाने में सेफ रहेंगी। लेकिन अब प्रश्न ये उठता था कि उन्हें वहाँ पहुँचाया कैसे जाए। अगर सीधे सीधे खुले ढंग से राइफल को ऐसे कंधे में डाल के सबके सामने लेकर जाते तो पता नहीं कितने प्रकार की समस्याएं इन लोगों के सामने आ सकती थी, कई समस्याएं खड़ी हो सकती थी।
ये भी पॉसिबल था कि इन लोगों को के ऊपर चोरी का एक आरोप लग जाता और ये अपराधी बन जाते। तो ऐसा करना तो मूर्खता होती ना। हाँ, अगर किसी दूसरे तरीके से रात के अंधेरे में चुपचाप उन्हें वहाँ पहुँचा दिया जाए तो शायद कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर ये कोशिश ठीक से निपट जाती है तो इन लोगों के ऊपर किसी तरह की कोई आँच भी नहीं आएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि किसने कौन आया, कौन रख गया। और ये अपने कर्तव्य का पालन भी कर लेंगे कि भैया हमने तो बड़ी ज़िम्मेवारी से राइफ़ल थाने में रख दी। भाई और क्या करें, शरीफ आदमी क्या करेगा? फाइनली 4 लोग इस काम के लिए चुन लिए गए। श्रीनिधि जी, शेखर जी, आनंद जी और कुमार जी। वैसे तो उस दिन सूर्यास्त का जो समय था वो 5:15 बजे का था, लेकिन गहरा अंधेरा 6 बजे से पहले नहीं होता था। इसलिए शाम का खाना और थोड़ा आराम आदि से निपट कर ये लोग 6 बजे के करीब शामपुर जाने के लिए अपना तैयार हो गए, रेडी हो गए कि चलो भाई शामपुर चलो। जो कारतूसों की जो पेटी थी उसको तो इन्होंने अपनी कमर में बांध लिया, उसके ऊपर इन्होंने चेस्टर पहन लिया, कंधे को राइफल में लटका कर उसके ऊपर से काला कंबल ओढ़ लिया ताकि राइफल भी ना दिखाई पड़े, और यूँ डाल के अपना ये कैंप से शामपुर के लिए निकल गए। अब ये जो शामपुर तक का जो ये 6 मील का रास्ता था, ये बहुत घने और बीहड़ जंगलों के बीच से गुजरता था। हालांकि इस रास्ते में 3 मील की दूरी में, करीब करीब 3 मील की दूरी जाने पर, 3 मील रास्ता चलने के बाद वो कामराज और गौरी शंकर के मंदिर थे, और 6 मील पर कांगड़ी और गाजीवाला नाम के 2 छोटे गांव पड़ते थे। लेकिन ये जो बीच के 3 मील थे, इनमें कोई भी बस्ती नहीं थी। ये रास्ता एकदम सुनसान था और घने जंगलों के कारण बहुत ही भयानक हो गया था। अब इस जंगल में खूनी हाथी, रीछ, भालू, बाघ, न जाने कितने जंगली जानवर विचरण करते रहते थे, घूमते फिरते रहते थे। मतलब उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। और एक बड़ी मज़ेदार बात थी कि इन लोगों को जंगली जानवर का उतना डर नहीं लग रहा था जितना डर सरकारी अधिकारियों के निकलने वाली जो जीपें होती हैं ना, उनकी जो गश्त वाली, उन जीपों का था। क्योंकि इन लोगों ने अगर मतलब वन विभाग वालों ने या पुलिस वालों ने श्रीनिधि जी और इनके साथियों को रात के समय जंगल में घूमते देख लिया तो प्रॉब्लम हो सकती थी। ऊपर से इनके पास कारतूस और राइफलें थी। इसके कारण ये लोग डबल अपराधी बन जाते क्योंकि लाइसेंस नहीं था। तो ये लोग जो है ना बहुत सावधानी बरत रहे थे कि इन सरकारी कर्मचारियों या अफसरों की जो है, इन लोगों से मुलाकात ना हो। अगर इन लोगों को कहीं पर किसी तरह का कोई शक होता था कि यार कोई गाड़ी आ रही है या कोई आ रहा है, तो ये लोग बिल्कुल सांस रोककर झाड़ियों की ओट में बिल्कुल छिप जाते थे, जैसे बिल्कुल यहाँ कुछ नहीं है। और जब निश्चित हो जाता था कि कोई नहीं आ रहा है, तब फिर इन लोग आगे बढ़ जाते थे। अब इस तरह से ये रास्ता कटने लगा। जिस काम के लिए इन लोगों को सरकार से पुरस्कार मिलना चाहिए था, जनता से सम्मान मिलना चाहिए था, समाचार पत्रों में, न्यूज़पेपर में इनको तारीफ मिलनी थी, उसके लिए, उस काम के लिए इन्हें चोरों और अपराधियों की तरह छुपकर चलना पड़ रहा था। अब भगवान के साथ मजाक नहीं कर रहा था तो क्या कर रहा था? शायद इन लोगों की जो किस्मत की किताब है उसमें ये जो रात थी इनके उपहास उड़ाने की ही रात थी। भगवान मजे ले रहा था। तो जो भी हो रहा है वो होने दो, ये सोचते हुए ये लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, अपना चलते चले जा रहे थे। ये रास्ता जो है बहुत चौड़ा था। दोपहर पे इस रास्ते में जो है यात्रियों की और वाहनों की इनका जो है आवागमन रहता था, ट्रैफिक वाला रूट था। लेकिन रात के अंधेरे में और सन्नाटे में ये बहुत भयानक लग रहा था। कभी कभी जंगल में से किसी की धीमी आहट सुनाई पड़ जाती थी। मतलब ऐसा लगता था जैसे कोई सूखे पत्तों पर बहुत संभल संभल के अपने पाँव रख रहा हो, और जैसे ही उसके पाँव के नीचे मान लो कोई सूखी हुई लकड़ी आ जाती थी, तो होती है ना, तो उसके चटकने की टाक की आवाज़, तो वो भी इन्हें साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। इस तरह की आवाज़ों को सुनते ही ये लोग थोड़ा घबरा जाते थे
कि यार पता नहीं कौन सा जानवर है यार, ये क्या है, क्या जीव है पता नहीं। अचानक फिर इनको याद आया कि अरे यार अभी 4 दिन पहले एक भालू ने किसी गुज्जर को जख्मी कर दिया था। कहीं ये जो आवाज़ आ रही है उसी भालू की तो नहीं है। अब इन्हें बहुत संभल संभल के और बड़े सावधानी के साथ चलना पड़ रहा था। अब उन तो फॉरेस्ट में चलना संभल के ही पड़ता है, सावधानी से ही पड़ता है, रात में तो स्पेशली। इन्हें डर था कि कहीं भालू को मौका मिल जाए और वो इन पर झपट पड़े। ऐसी पोजीशन होने पर इनके पास अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए सॉरी, कुछ भी नहीं था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार राइफलें तो थी इनके पास। तो मैं आपको बता दूं कि बंदूकों का इनके पास होना या ना होना एक बराबर था। ऐसा नहीं है कि इन्हें चलानी नहीं आती थी या इनका निशाना जो है वो सही नहीं बैठता। नहीं बॉस, ऐसा नहीं है। असल में बात ये थी कि अगर ये गोली चलाते तो न जाने कितनी तरह की परेशानियां इनके ऊपर आ जाती, प्रॉब्लम्स इनको घेर लेती। और वो ऐसी परेशानियां होती, वो प्रॉब्लम्स ऐसी होती जो इनको इनसे मतलब ये चाह के भी उनको नहीं संभाल पाते, मतलब संभाले नहीं संभलती। अब देखिए, गोली की आवाज़ सुनते ही सबसे पहले तो फॉरेस्ट वाले, वन विभाग वाले आ जाते। अब वन विभाग वाले खुद चाहे कितने ही जंगल के कानून तोड़ते रहें, लेकिन वो इन लोगों के सामने तो कड़क हो जाते एकदम, वो तो बिल्कुल बड़ी शक्ति से पेश आते, अपनी धौस में आते, पूरी अपनी रंगबाजी में तरह तरह के सवाल करते। ये गोली किसने चलाई, अपनी बंदूक दिखाइए, अपना लाइसेंस दिखाइए। अब इन लोगों के पास लाइसेंस तो था नहीं। तो सबसे पहला जो अपराध था वो यही हो जाता कि वो बिना लाइसेंस की राइफलें रखी हुई थी और बुलेट्स रखी हुई थी उनकी। फिर आ जाते पुलिस वाले। अब वो उनके सवाल अलग होते कि ओ भाई ये राइफलें कहाँ से आई। अब अगर ये कहते कि भैया ये हमने जो है डाकुओं से छीनी है, तो पुलिस वालों का इनकी हंसी उड़ाते हुए, इनकी मजाक उड़ाते हुए जवाब होता, अरे भाई कैसी बात कर रहे हो यार, डाकुओं से छीनी। हम पुलिस वाले होकर भी ना तो उनको ढूंढ पाते हैं, ना उनकी राइफलें छीन पाते हैं, और आप जैसे चश्माधारी जेंटलमैन कह रहे हैं कि डाकुओं से राइफल छीन ली। यार मजाक है यार। अब भला इस बात को कोई कैसे मान सकता है, तुम ही बताओ। हो ना हो ये राइफलें पक्का चोरी की हैं तो दूसरे अपराध का ठप्पा लग जाता है कि राइफल चोरी की है। फिर तो वो इन लोगों को कोर्ट में लेकर जाते। कोर्ट में आंखों में ऐनक लगाए एक साहब बैठे हुए मिलते, जिसे सब माननीय जज साहब कहकर पुकार रहे होते, और वो तुरंत अपना फैसला सुना देते कि राइफलों को चुराने और क्या ये अपना बिना लाइसेंस का शिकार करने के जुर्म में 2 वर्ष का कठोर कारावास की सज़ा दी जाती है या इतना जुर्माना लगाया जाता है, कुछ भी। तो मतलब परेशानियां लाना था। एक गोली का चलाना इन लोगों के लिए एक नहीं अनेक भारी मुसीबतों को सामने लाने के बराबर था, है कि नहीं? आप लोग ही खुद सोचिए। आप लोग ही बताइए कि ये कैसे बंदूकों को चला सकते थे। यानी पढ़े लिखे सब भ्रांत लोग थे। और अगर कोई जंगली जानवर इन पर अटैक कर ही दे, तो श्रीनिधि जी ने अपने मित्रों को समझा दिया था कि भाई बिना किसी कारण के किसी परेशानी में फंसना महाबेवकूफ़ी है। मतलब वो महाबेवकूफ़ी, बेवकूफ़ी नहीं, महाबेवकूफ़ी है। इसलिए राइफलों को चुपचाप रहकर ही, मतलब बिना गोली चलाए ही थाने में पहुंचाने की कोशिश करनी पड़ेगी। सब लोग ये मानकर चलो कि ये राइफलें नहीं, ये लाठियां हैं। अगर कोई जानवर झपट ही पड़े, मान लो कोई अटैक कर ही दे, तो राइफलों की बटों से उस पर प्रहार करना। मतलब इसको एज ए बंदूक को, राइफल नहीं, एज ए डंडा यूज़ करना, एज ए लठ यूज़ करना। इसके क्या है, 2 फायदे होंगे। एक तो जो भालू या जो भी जानवर जो है वो दर्द से चीखेगा, तो उसको सुन के तुम लोग को जो है आनंद की प्राप्ति होगी कि हाँ यार तुमने भी ठोक दिया और दूसरा, वो तुम पर दोबारा झपटने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन मित्रों, चाहे जो भी हो, किसी भी हालत में गोली मत चलाना, ये श्रीनिधि जी ने अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को समझा दिया। अब तक ये लोग करीब 3 मील का सफ़र तय कर चुके थे और कामराज मंदिर के पास पहुंच गए थे।
हालाँकि कामराज के मंदिर के जो आस-पास के जो लोग थे वो यहाँ के, वो सभी लोग इनको जानने वाले और इनके वेल विशर थे, शुभचिंतक थे। लेकिन इस समय उन लोगों से मिलना इन लोगों के लिए ठीक नहीं था। क्योंकि यार मानव हमारा जो स्वभाव है ये कुछ है ही ऐसा। वो लोग इन लोगों के हाथों में राइफ़ल देखते ही इनके प्रति पता नहीं क्या धारणा बना बैठते। भले ही ये लोग उन लोगों से कितना ही कहते कि ये राइफ़ल इन्होंने डाकुओं से छीनी है और अब इन्हें ये शामपुर थाने में जमा करने जा रहे हैं। तो यार इस बात पर कोई विश्वास नहीं करता। भले ही वो इनसे कुछ कहता है या नहीं कहता वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी अपने मन में तो यही मान के बैठ जाता कि यार ये लोग यार खाली दिखने के सभ्य हैं, लेकिन हकीकत में ये है कि सभ्य वेशधारी डाकू है या तस्कर शिकारी हैं। जो शिकारी होते हैं ना, स्मगलिंग करते हैं, पोचर हैं। श्रीनिधि जी और उनके मित्रों की जो बनी बनाई सारी इमेज थी वो एक मिनट नहीं लगता ख़राब हो जाती। इसलिए ये लोग यहाँ पर नहीं रुके और आगे बढ़ गए। दूर बाईं तरफ कहीं पर हर की पौड़ी की लाइटें जो है वो टिमटिमा रही थी, जगमग जगमग कर रही थी। और इधर जहाँ ये थे, इस बांध के नीचे जो चंडी घाट के जो पुल है उसके पार एक ठेकेदार की झोपड़ी थी, जिसमें एक हल्की सी लाइट जो है वो टिमटिमा रही थी। कभी कभी किसी मोटर और उसके हॉर्न की आवाज़ भी इन लोगों को सुनाई पड़ जा रही थी। कभी कोई मोटर निकल रही थी तो उसका हॉर्न उनको सुनाई पड़ जा रहा था। लेकिन इसके बाद का 3 मील का जो रास्ता था वो फिर बहुत भयानक घने जंगलों के बीच में से था और वहाँ पे किसी तरह की कोई आबादी कुछ नहीं थी, कोई चांस भी नहीं था कि कोई मिलेगा इन्हें। मंदिर से एक फरलांग आगे गंगा जी की मुख्य धारा से निकला हुआ एक चौड़ा नाला है। इन दिनों क्योंकि जब इन लोग चल रहे थे उन दिनों क्योंकि जाड़ों के दिन थे, सर्दियाँ थी, इसलिए नाला जो है सूखा हुआ था। लेकिन बरसात में ये बहुत विकराल रूप ले लेता था। तब इसका जो नेचर था वो बहुत उग्र रहता था, बहुत एंगर रहता था। इसका उग्र रूप जो देखने का मौका श्रीनिधि जी को एक बार पहले मिला था, जब ये और इनके कुछ दूसरे मित्र, ये नहीं इनके अलावा कोई दूसरे मित्र थे, रास्ता भटक कर इस नाले पे आ गए थे और बड़ी कठिनाई से ये लोग अपने आप को बहने से बचा पाए थे। वहाँ पे एक केव टाइप की थी, ये नाला वहाँ से जुड़ के और तेज हो जाता था, तो उसके अंदर घुस जाए तो आदमी बचे ही ना। लेकिन ये खैर बच गए थे बड़ी मुश्किल से। अब ये नाले को पार करके कुछ दूर तक खैर और झरबेरियों का एक जंगल था और उसके बाद गौरी शंकर का मंदिर आ जाता था। इस मंदिर में 2-3 निहंग बाबा रहते थे। श्रीनिधि जी और उनके मित्र जानते थे कि इस समय वो बाबा जी लोग सब अपने पक्के घरों में सांकल चढ़ा करके आराम से सो रहे होंगे। सांकल जानते ना, एक पार में चिटकनी होती है, चिटकनी नहीं वो सांकल ही कहलाती है यार, तो वो चढ़ा के सो रहे होंगे। इसलिए उनका होना ना होना एक बराबर था। और जब से ये सुना गया था कि एक आदमखोर बागिन ने उनके पड़ोस में एक लड़की को मार के खा लिया है, तब से वो लोग शाम ढलते ही दरवाज़ा बंद कर लेते थे और फिर बाहर नहीं निकलते थे। इसलिए इस समय अगर इन लोगों के ऊपर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाती, मतलब श्रीनिधि जी और उनके मित्रों में कोई प्रॉब्लम आ जाती, तो उन बाबाओं में से किसी भी तरह की कोई सहायता मिलने की इन लोगों को कोई उम्मीद नहीं थी। वो निकलते ही नहीं घर से बाहर। गौरी शंकर मंदिर से फरलांग भर आगे अंजन चौड़ का जो है फेमस जंगल शुरू हो जाता है। बड़ा फेमस जंगल है अंजन चौड़, जो हरिद्वार में लोग रहते हैं, आप लोग कोई होंगे तो जानते होंगे। हालांकि ये 1-2 मील से अधिक लंबा नहीं है, लेकिन घना और बहुत भयानक है। ये जंगल इतना घना है कि दोपहर के समय में भी इसमें अंधेरा ही रहता है। इसमें बांसों के झुरमुट और झरबेरियों के नीचे का हिस्सा जो है वो घना काला रहता है और इस वजह से उसके पास पहुंचकर भी कई बार वहाँ पे बैठे हुए अगर कोई जानवर अगर बैठा हुआ है तो उसका पता नहीं चलता, क्योंकि इतना डार्क है वहाँ सब रहता है। बल्कि श्रीनिधि जी लिखते हैं कि उन्हें याद है कि अपनी स्टूडेंट लाइफ में, अपने छात्र जीवन में उन्होंने कई बार इन काले अंधेरों में छिपकर बैठे हुए भालू और सोते हुए बाघ और तेंदुओं को देखा था। और एक फेमस एक दंत हाथी, यानी एक दांत वाला हाथी, जो इंसान को देखते ही उसका पीछा करता है,
ये जंगल तो उस हाथी का घर ही था। सड़क के किनारे के जोहड़ के पास अक्सर उस हाथी को देखा जाता था, वो मतलब सड़क के आसपास ही वो मिलता था। ऐसे जंगलों के अंदर घुसने के लिए आत्मरक्षा की पूरी तैयारी रहनी चाहिए दोस्तों। वैसे तो श्रीनिधि जी और उनके मित्रों के पास आत्मरक्षा के साधन मौजूद थे, 4 राइफलें और टॉर्च। लेकिन मुश्किल ये थी कि इन लोगों ने खुद ही ये डिसाइड किया था कि भैया चाहे कुछ हो जाए, इनका इस्तेमाल नहीं करना है। ना तो टॉर्च जलाई जा सकती थी और ना ही राइफल का इस्तेमाल किया जा सकता था, तो मतलब ना गोली दागी जा सकती थी। कारण वही था जो मैंने आपको अभी पहले बताया। और अगर टॉर्च जले और उसकी चमक किसी ने देख ली, क्योंकि दूर से दिखाई पड़ जाएगी टॉर्च की चमक, तो वो ज़रूर इन लोगों के पास आ पहुँचेगा और फिर ये लोग राइफलों समेत जो है रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। इस फैसले से अगर एक फ़ायदा था तो दूसरा नुकसान भी था, जो बहुत घातक नुकसान साबित हो सकता था। क्योंकि अंधेरे में रहते हुए इन्होंने एक तरह से जानवरों को अपने ऊपर आक्रमण करने का एक जो है ना इनविटेशन कार्ड दे दिया था, एक निमंत्रण दे दिया था कि आओ भाई कर लो आक्रमण। कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो ये तय हुआ कि चारों मित्र एक साथ ग्रुप बना के चले, मिलकर चले। कोई भी किसी से 1 मिनट के लिए भी जो है अलग ना हटे। यदि किसी का रुकना बहुत ज़रूरी हो तो वो दूसरे साथी को बता दे कि भाई ये 2 मिनट रुक जाओ, मैं ज़रा फ्रेश हो लूँ या जो भी मतलब किसी काम से रुक या फीते बात लूँ, ताकि जो बाकी के लोग हैं वो भी उसके साथ रुक जाएं। तो क्या होता है ना, जब ग्रुप रहता है तो जानवर अटैक नहीं करता है। इसके साथ साथ ये भी तय किया कि जो राइफलें कंधों में टंगी हैं अब उनको हाथों में पकड़ लिया जाए। अगर कहीं आवश्यकता पड़ जाए तो उनसे लाठी का काम तो लिया जा सके। मतलब आत्मरक्षा के लिए तैयारी कुछ ना कुछ तो करनी थी, तो यही तैयारी कर सकते थे, कर ली। अब इन लोगों ने आगे चलना शुरू किया। पहले तो हल्की सी चढ़ाई थी, फिर जंगल आ गया। सड़क चौड़ी तो थी लेकिन कच्ची थी और घुप अंधेरा होने के कारण वो साफ साफ दिखाई भी नहीं पड़ रही थी। सड़क में कहाँ गड्ढा है, कहाँ पत्थर पड़ा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सबसे आगे कुमार जी, बीच में शेखर और आनंद जी, और सबसे पीछे श्रीनिधि जी। ये लोग इस हिसाब से चल रहे थे, मतलब 1 2 1 ग्रुप। ये आगे है, ये 2 है, फिर ये है, तो एक ग्रुप सा हो गया ना। हालांकि श्रीनिधि जी ने इससे पहले भी कई बार इस तरह की अंधेरी रातों में पता नहीं कितनी जंगल यात्राएं करी थी, और जो इन्होंने पहले जो भी यात्राएं करी थी उन सब में भी ये जो है सबसे पीछे ही चले थे। लेकिन इस जंगल में इन्हें कुछ ज़्यादा ही डर लग रहा था। इनके मन में तरह तरह के संदेह, शक पैदा हो रहे थे। कभी लगता था जैसे सड़क के किनारे किसी पेड़ के अंधेरे में खड़ा कोई जानवर इनकी तरफ घूर घूर के देख रहा है। कभी लगता था कि वो बहुत दबे पांव इनका पीछा कर रहा है। एक मतलब सेंस इनका जो है इस तरह से चल रहा था। कई बार तो ऐसा भी लगता था कि जैसे उससे अब झपट के इनकी टांगों को अपने मुंह में पकड़ा, तब पकड़ा होगा, अब पकड़ लेगा। लेकिन जैसे ही यूपीआर के पीछे मुड़ कर देखते थे तो इन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। तो इनके अंदर एक डर, खौफ एक बैठ गया था कि यार पता नहीं कहाँ से कौन सा जानवर अटैक कर दे। अब एक चीज़ और थी, अपने साथियों को ये इन्हें इस बात को बताने में थोड़ा संकोच हो रहा था कि यार मैं कैसे बोलूँ यार। अब ये सोच रहे थे कि अगर इन्होंने अपने साथियों को बताया कि यार इन्हें ऐसा ऐसा महसूस हो रहा है और कुछ घबराहट सी, कुछ डर सा लग रहा है, तो वो लोग कहीं ये ना सोचे कि यार ये श्रीनिधि तो यार बड़ा डरपोक आदमी है, वह अपने मन में कल्पनाएं कर रहा है और डरे जा रहा है। तो मतलब ये भी इनके अंदर एक भावना चल रही थी कि यार उनको ना बताऊं, कुछ ना बताऊं, बस चुपचाप चलते रहो। लेकिन दोस्तों, जिसके ऊपर बीत रही होती है ना, वही समझ सकता है उस हालत को। जब आपको पता है कि यहाँ पे हाथी है, भालू है, बाघ है, तेंदुआ है, वो एक कहावत कहते हैं ना हम लोग, कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। तो खैर वो श्रीनिधि जी ही जानते थे। जो भी हो, इन्होंने श्रीनिधि जी की जो घबराहट थी वो बढ़ती ही जा रही थी।
अब अपनी घबराहट को किसी तरह से कंट्रोल में करने का इन्हें कोई तरीका नहीं मिल रहा था। तो इन्होंने क्या किया, अपने कमर में बंधी कारतूस की पेटी में से जो है 2 कारतूस निकाले और राइफ़ल को लोड कर लिया और उसका सेफ्टी लॉक उसको लॉक कर दिया और फिर चलने लगे। राइफ़ल में कारतूस भरने के बाद से इनकी मनोदशा थोड़ा बदल गई। अब इनके मन में जो डर था एक तो वो नहीं रह गया था और जो घबराहट हो रही थी वो भी बहुत कम हो गई थी। अब ये थोड़ा कॉन्फिडेंस में आ गए थे और थोड़ा हिम्मत इनके अंदर आ गई थी। जो इनके पास धनुष या मशाल के रहते पर होती थी वैसी हिम्मत इनके अंदर आ गई थी। अब चलते चलते ये लोग उस जोहड़ के पास आ पहुंचे जहां वो खूनी हाथी रहता था। अब ये लोग वहां पर से बहुत ध्यान से उस तरफ से आने वाली एक एक आवाज को सुनने की कोशिश करने लगे कि कहीं जरा सी कुछ भी आवाज हो तो, कभी इधर कभी उधर, लेकिन इन्हें कोई भी आवाज नहीं सुनाई पड़ी। तो एक बात ये क्लियर हो गई कि अभी हाथी यहाँ कहीं आसपास नहीं है। अब राइफल में गोली भर लेने के बाद श्रीनिधि जी थोड़ा डबल माइंडेड हो गए। एक मन कहता था कि यार राइफल में जो ये गोली भरी है यार ये तो अपनी ही बातों से पीछे हटना है और ये कोई यार ये अच्छी बात नहीं है। और फिर दूसरा मन तुरंत ये कहता था अरे नहीं, वचन तो गोली ना चलाने का दिया है, राइफल नहीं लोड करेंगे ये थोड़ी बोला है। तो ये बोला है कि गोली चलाएंगे नहीं। इतना भयानक जंगल है और इस भीषणता से बचने के लिए अगर कुछ देर के लिए राइफल को लोड भी कर लिया तो इसमें कौन सा अनर्थ हो गया। हाँ, अगर गोली चले तब कहना कि यार ये वचन भंग है, तो कोई वचन भंग नहीं है, खाली लोड क्या है। अभी ये लोग करीब 100 कदम ही आगे बढ़े थे कि कहीं पास से ही किसी काकड़ ने अलर्ट कॉल दी। एक अलर्ट कॉल इन लोगों को सुनाई पड़ी और फिर उस काकड़ के भागने की आवाज़ भी इन्हें सुनाई पड़ी। इनको ऐसा लगा कि जैसे उस काकड़ ने किसी कोई हिंसक पशु को देख लिया है। वो बाघ भी हो सकता है, लेपर्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और उससे डरकर वो भाग गया है। अब इनका जो दिल था वो धक 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 धड़कने लगा। उन्होंने सोचा कि अगर इस समय कोई परेशानी आ गई तो टॉर्च तो ऑन करना ही पड़ेगा यार, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, मानते हैं कि उसके टॉर्च ऑन करने पे भी जो है प्रतिबंध है, हम लोगों ने खुद लगाया हुआ है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर जान पर आ जाए तो भी उसे ऑन ना किया जाए, ऑन तो करना ही पड़ेगा। श्रीनिधि जी ने अब अपने टॉर्च को ऑन करने का मन बना लिया, नहीं पड़ेगा, टॉर्च तो खोलना ही पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये हो गई थी कि अगर अपने मतलब जो जो दोनों हाथ थे वो व्यस्त थे, मतलब व्यस्त ऐसे थे दोनों हाथों से तो राइफल पकड़ी हुई थी और टॉर्च जो है कंधे में लटका हुआ था, और ऐसे में टॉर्च पकड़ना उसे ऑन करना बड़ा मुश्किल था। अब बस एक ही तरीका था कि कहीं पर रुका जाए, बैठा जाए, फिर जो है टॉर्च को निकाला जाए और फिर उसको जो है इसकी राइफल की नाल पे बांध दिया जाए। तो अब वो टॉर्च को पकड़ने की और राइफल को पकड़ने की ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सुविधा भी हो जाएगी, एक आराम हो जाएगा कि बंधा हुआ है और जहाँ जहाँ चल रहा है दिख रहा है। क्योंकि जिस तरफ से भी कोई आहट या आवाज़ होगी तो ये टॉर्च की और राइफल की नाल दोनों एक साथ एक तरफ जाएंगे ना। तो ना ये आइडिया अपना जज गया, उन्होंने कहा यार ये तरीका सही है। इन्होंने अपने कंधे में लटक रही टॉर्च को निकाला, जो डोरी जिस से टॉर्च बंधी हुई थी उसको काटा, काट करके वहीं पे बैठ गए और टॉर्च को राइफल की नाल में बांध कर निश्चिंत हो गए। अब तक इनके मित्र थोड़ा आगे बढ़ गए थे, अब ये भी तुरंत खड़े हुए और उनसे मिलने के लिए थोड़ा तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। अब जैसे ही खड़े होकर ये आगे बढ़े, एक दो कदम आगे बढ़े कि उसी समय सड़क के साथ लगी पहाड़ी, जो बगल में जो पहाड़ी सी थी उसमें करीब 7-8 फीट की ऊंचाई से कुछ मिट्टी इनके पैरों के पास आके गिरी। अब ये एकदम से चौंक गए, यार ये मिट्टी ये कहाँ से, ये क्या हुआ। और ऐसे करके राइफल और टॉर्च घुमा करके ऐसे देखा, होगा ना, तो जब ऊपर से कोई चीज़ गिर रही तो वो यूँ होना ही था। तो 5 सेल वाली जो वो शक्तिशाली टॉर्च थी उसकी रोशनी पहाड़ी पर पड़ी, तो रोशनी का जो दायरा था उसमें एक भरा पूरा जवान बाघ
अपने दोनों पंजे ज़मीन में जमाए हुए एकटक इन्हें देख रहा था, जो घात वाली जो पोजीशन होती है ना, बिल्कुल ऐसे उनको देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो बाघ इन्हें बहुत, इनका जो है बहुत देर से पीछा कर रहा है। शायद नैनागढ़ के जंगलों से ही वो इनके पीछे-पीछे आ रहा था। ऐसा लगने का एक कारण था, क्योंकि रास्ते में इन लोगों को 2-3 बार किसी के पैरों की आहट सुनाई पड़ी थी। अब ये लोग थोड़ा कन्फ्यूज़ थे कि वो किसी भालू की है या क्या है, तो अब ये कन्फर्म हो गया था कि वो किसी की भालू की नहीं थी, वो तो भैया इस बाघ की थी। ये आ रहा था पीछे-पीछे। अब क्योंकि श्रीनिधि जी और उनके जो मित्र थे, ये शुरू से ही पूरे अलर्ट थे, सावधान थे और एक-दूसरे के साथ-साथ रहकर चल रहे थे। इसलिए बाघ को कहीं पर भी इन में से किसी पर भी अटैक करने का मौका नहीं मिला। उसे मौका नहीं मिला कि वो झपट पड़े किसी पे। अगर इन लोगों में से कोई अलग हो जाता या पीछे रह जाता, तो ये बाघ ज़रूर उसको अपना शिकार बना लेता। लेकिन इस जगह पर जहाँ पे ये मट्टी गिरी, यहाँ पर पहुँचकर बाघ को एक मौका मिल गया था। क्योंकि जब उसने देखा कि श्रीनिधि जी अपने साथियों से अलग हो गए हैं, पीछे रह गए हैं, तो वो इन पर हमला करने से के इरादे से वो इस जगह पर आकर खड़ा हो गया और इनके आने का इंतज़ार करने लगा कि जैसे ही ये आए तो इनके ऊपर अटैक कर दूँ। लेकिन वही बात है ना, हम लोग कहते हैं कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ। अगर उस दिन ऊपर वाला इनको नहीं बचाता तो मैं आज आपको ना ये कहानी सुना रहा होता, ना आप सुन रहे होते। तो जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। बाघ श्रीनिधि जी पर झपटने के लिए थोड़ा-सा आगे बढ़ा तो उसके पंजों से उखड़कर बहुत सारी मिट्टी जो है ना वहाँ से गिरी और श्रीनिधि जी के पाँव के पास आ गई। और उसकी वजह से इन्होंने एकदम से टॉर्च जला ली थी और जैसे ही बाघ की आँखों पर टॉर्च की रोशनी पड़ी, तो बाघ को अपना इरादा बदलना पड़ा। जो अभी तक अटैक करने का जो उसका प्रोग्राम था, वो उसने अपना चेंज किया। वो थोड़ा टॉर्च की रोशनी से बचने के लिए वो थोड़ा-सा पीछे हटने लगा। लेकिन शायद जो पहाड़ी थी, उसकी जो मट्टी थी, वो बहुत भुरभुरी और फिसलन से भरी हुई थी। तो शायद उसके कारण वो एकदम से लौट नहीं पाया। मेरे ख्याल से उसको शायद ऐसा लगा कि वो कहीं एकदम पीछे होता और कहीं फिसल के इनके सामने आ जाएगा, तो डर है। तो वो वैसे ही मतलब श्रीनिधि जी की ओर देखता हुआ, उन्हें घूरता हुआ, बहुत धीरे-धीरे पीछे होने लगा। मतलब जैसे आगे बढ़ता है ना, ऐसे ही ऐसे पीछे होने लगा। जिस तरह से आगे बढ़ा झुक-झुक हंटिंग पोज़ीशन में, उस तरह से पीछे। लेकिन उसका ये धीरे-धीरे पीछे हटना कुछ अस्वाभाविक सा था। नेचर ने बिल्ली प्रजाति को इतना चुस्त बनाया है कि वो सेकंड में ही अपने शरीर को अपनी इच्छानुसार तोड़-मरोड़ सकती है और तुरंत अपने लोगों की आँखों से ओझल हो सकती है। लेकिन जब श्रीनिधि जी ने देखा कि वो इनको घूरता हुआ अपने कदम पीछे कर रहा है, तो ये समझ गए कि भैया ये भागने की तैयारी में नहीं है, ये तो भैया हमला करने की तैयारी में है, ये तो झपटने की पूरी तैयारी में है। क्योंकि बाघों के स्वभाव के बारे में एक तथ्य है, एक सच्चाई है। जब वो अपने शिकार की तरफ एकटक देखता हुआ धीरे-धीरे पीछे हटने लगता है, तो समझ जाओ कि वो झपटने की तैयारी कर रहा है। कहते हैं ना, शिकार से 2 कदम पीछे हटता है, पहले शिकार करने से पहले 2 कदम पीछे हटता है। तो वही तैयारी कर रहा था। लेकिन इस समय श्रीनिधि जी के दिमाग में एक बात और आई कि वन्य पशु के सामने अगर एकदम से लाइट हो जाए, तो उससे बहुत डरते हैं। अगर किसी एक तेज रोशनी उनकी आंखों में डाल दी जाए, तो उसकी जो एकदम चकाचौंध होती है, वो उससे कुछ बच से जाते हैं और कहीं इधर-उधर भागने के बदले वो वहीं पर खड़े रह जाते हैं। और उनकी इस जो ये कमजोरी है, इसका फ़ायदा उठाकर न जाने कितने शिकारी उनका शिकार कर लेते हैं। श्रीनिधि जी को लगा कि शायद इस बाघ की भी ये हालत हो गई है कि इस शक्तिशाली टॉर्च की जो रोशनी है बहुत तेज़ है और उसकी जो रोशनी उसकी आँखों में पड़ी है, उससे जो है वो एकदम से चौंधिया गया है और कहीं भाग नहीं पा रहा है। वो थोड़ा-सा लाचार-सा हो गया है। अचानक इन्हें ऐसा लगा कि इनके कान में कोई कह रहा है, यानी श्रीनिधि जी के कान में कोई कह रहा है, "अरे क्या सोच रहे हो? यही समय है, गोली दागो और इसे यहीं पे समाप्त कर दो।" लेकिन फिर दिमाग में एक बात और चल रही थी, यार गोली तो मार सकता हूँ, लेकिन समस्या तो फिर वही रहेगी ना, जो गोली चलने के बाद इन लोगों के और इनके साथियों के ऊपर आ सकती है, उसका क्या होगा? यानी कि वही वन विभाग, पुलिस और कोर्ट कचहरी, उसका क्या होगा?
फिर वही आवाज़ कान में गूंजी, अरे यार क्या होगा ये बात बाद में सोचना। श्रीनिधि जी अपने आप से बोले, यार बाद में सोचना जो होगा, अभी मारो। दोस्तों गोली चलने के बाद इन लोगों पर के ऊपर जो समस्या आ सकती थी ये तो क्लियर था, और बिना लाइसेंस के राइफल रखने और शिकार खेलने के अपराध में न्यायालय से सजा भी होनी तय थी। फिर अचानक इनको लगा कि नहीं, इस बाघ को मार देना ही ठीक है। अगर इसे अभी नहीं मारा तो भविष्य में ये जितने आदमियों को खाएगा, जितने लोगों को खाएगा, उन सब की हत्या का पाप जो है श्रीनिधि जी को लगेगा कि इनके सामने मौका था और इन्होंने उस मौके में इसको नहीं मारा। और मानव रक्षा के लिए अगर कानून भंग भी होता है तो होने दो यार। इन्होंने मजबूती से अपनी राइफल पकड़ ली, निशाने की जद में बाघ तो पहले से ही था। इन्होंने तुरंत ट्रिगर दबा के एक के बाद एक धाएं धाएं 2 गोलियां उस पर दाग दी। निशाना अचूक था, दोनों गोलियां बाघ को लगी और वो पहाड़ी से लुढ़कता हुआ श्रीनिधि जी की तरफ गिरने लगा। और इन्होंने अपनी जगह से तुरंत एक छलांग लगाई और कुछ फीट दूसरी तरफ हट गए, थोड़ा जहाँ पे वो गिरना था उससे थोड़ा कुछ फीट दूर हट गए। और इतनी देर में इन्होंने तुरंत 2 नए कारतूस निकाले, उन्हें को फिर राइफल में डाल के राइफल को लोड कर लिया और फिर वहीं पर खड़े हो गए बाघ की तरफ गन ताने हुए। अब गोलियों की आवाज़ सारे इलाके में गूंज गई थी। आवाज़ सुनकर इनके साथी भी तुरंत इनके पास आ गए और एकदम से घबराए हुए बोले, अरे गोलियां किसने छोड़ी? तुमने? श्रीनिधि तुमने छोड़ी गोलियां? श्रीनिधि जी ने हाँ बोलते हुए टॉर्च की रोशनी बाघ के ऊपर डाल दी। अब बाघ को देखते ही सबके मुंह से एक सांप निकला, यार रे बाप रे बाप, बाघ, इतना बड़ा बाघ। तो श्रीनिधि जी ने बताया, हाँ यार यही था जिसे हम लोग अभी तक भालू समझ रहे थे, वो भालू नहीं, वो ये बाघ था और ठीक नैनागढ़ से ये हमारा पीछा करते हुए आ रहा था। इतने में शेखर भाई ने बाघ की तरफ बढ़ते हुए बोले, मतलब वो बाघ की तरफ बढ़े और बोले, अरे भाई तब तो इसे एक बार देखना ही पड़ेगा। लेकिन श्रीनिधि जी ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया और बोले, ये क्या कर रहे हो डॉक्टर? अरे पकड़े जाने की इच्छा है क्या? कोई यहाँ आ पहुंचा तो? नहीं नहीं भाई, अभी इसे देखने का समय नहीं है, बल्कि यहाँ से गायब होने का समय है। चलो 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 सब लोग निकलो यहाँ से। फिर सभी मित्रों की तरफ देखते हुए बोले कि यार सबसे पहले तो इन राइफलों को कहीं छिपा दिया जाए, सबसे पहले राइफलों से मुक्ति पाओ। और उसके पास जो गंगा नदी जी के पास में जो वो सूखा नाला है वहाँ चलो, उस पर उतर जाते हैं। ऐसा करने से एक तो पहचाने जाने का खतरा नहीं रहेगा और तो हम लोगों को थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। ये सुनकर सभी लोग वहाँ से भाग उठे। अभी ये लोग आधा फरलांग ये आगे गए थे कि चांद निकल आया और पूरे जंगल में मूनलाइट फैल गई। मून निकलेगा तो मूनलाइट फैलनी है। इसके बाद श्रीनिधि जी और उनके मित्रों ने क्या किया? क्या वो पकड़े गए? क्या वो राइफलों को थाने में रख पाए? क्या इनके ऊपर कोर्ट केस चला? क्या ये चोर कहलवाए? क्या ये बाघ आदमखोर था? आदि आदि जो भी प्रश्न आप लोगों के दिमाग में चल रहे हैं, उन सब का जवाब जानने के लिए तो दोस्तों आपको बने रहना पड़ेगा उत्तरांचल डायरीज के साथ। दोस्तों हमेशा से कहता आया हूँ, ये आपका अपना चैनल है, इसे खूब प्यार और आशीर्वाद देकर बड़ा कीजिए, है ना दोस्तों। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि अपनी लाचारी, अपनी अपंगता, अपनी मजबूरी के कारण मैं फटाफट वीडियो पोस्ट नहीं कर पाता हूँ। क्या करूँ यार, मजबूर हूँ। फिर भी आप लोग धैर्य से मेरे वीडियो का इंतज़ार करते हैं, उसके लिए जितना भी मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ यार वो बहुत कम है। मैं दिल से कह रहा हूँ, ये बहुत कम है। थैंक यू बोलना एक छोटा शब्द है। आप जितने भी महिला और पुरुष मित्र आज चैनल में पहली बार आए हैं, आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप
चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, करेंगे ना? मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है और पूरी उम्मीद है कि आप करेंगे। शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आप सभी से फिर विनम्र निवेदन करता हूँ, प्लीज़ 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 चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा यार। इसको शेयर अपने मित्रों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने और कलीग्स के साथ, प्लीज़ यार, करेंगे ना? ओके यार, थैंक यू। तो दोस्तों, अभी तो आज्ञा दीजिए, मिलता हूँ जल्दी ही आपको ये बताने के लिए कि फिर क्या हुआ, कि फिर क्या हुआ। तो बाय बाय दोस्तों। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।